हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम अपनी प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बनाते हैं थ्रू क्वेश्चंस। यहां हमारा मकसद होता है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनका आपको प्रॉपर रिवीजन करा दिया जाए, उनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लिया जाए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो भी समझ सकें और जो पिछली चीज़ें आप भूल चुके हैं उनको आप रिवाइज कर सकें। So this series is very useful for every aspirant, whether he is going to appear in 2020, 21 और 22. So सबको इससे बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ यहाँ मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा देने की। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग, गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों के पास 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। और किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए 3000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ठीक है, 3000 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। तो इस सीरीज में अभी तक मैंने 3-4 चैप्टर्स आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए, अभी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू किया था। स्टेट्स ऑफ मैटर में 2 मॉडल पेपर मैं करा भी चुका हूँ। ठीक है, सही है, फीडबैक दे दिया है तो अच्छी बात है ना। और जितना अपने एंड से कर सकते हो करना, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, पहले पढ़ते हैं, बाद में ये सब बातें कर लेंगे हम लोग, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फरीद मैंने ये प्लान किया है कि जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लासेस होंगी उसमें मैं चैप्टर वाइज ना चल के नेम रिएक्शन वाइज सीरीज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका आप लोगों को प्लान मिल जाएगा 2-4 दिन में। और नेम रिएक्शन वाइज हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं हर एक लेक्चर में कम से कम 2 नेम रिएक्शन कराऊंगा, 2 नेम रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को कराता चलूंगा। तो दैट विल बी वेरी यूजफुल अप्रोच, है ना। आप लोगों को मगअप नहीं करना पड़ेगा चीजें, आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी तैयार हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं फिजिकल का चलाऊंगा यूट्यूब पे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और इक्विवेलेंट वगैरह और जितने भी ऑक्सिलरी टॉपिक्स होते हैं वो मैं स्पेशल क्लासेस में कराता रहूंगा। सो डोंट वरी ना। तो अभी तक हम लोग मॉडल 1 और 2 कर चुके हैं। अभी हम लोग थर्ड शीट डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड शीट डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूँ। सो लेट्स क्रैक इट। एंड दिस इज शुभम श्रीवास्तव। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी। आपको पता ही होगा, इट इज़ वेरी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रही है केमिकल साइंसेज में CSIR नेट में। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अभी तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आई होप आगे भी अच्छे आते रहेंगे। हाँ भाई, सब में आप लोग ये कर दीजिए। ठीक है, नेम रिएक्शन की सीरीज मैं प्लस सब्सक्रिप्शन पे शुरू करने वाला हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके करूंगा। तो जिससे कि क्या होगा, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन यहाँ यूट्यूब पे छूट रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं वैसे खत्म तो हो जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि वहां आप लोगों को नेम रिएक्शन से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दूं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या, ढेर सारी रिएक्शन से सबका मैकेनिज्म समझ लो, क्वेश्चन कर लो, काम हो जाएगा। ओके, तो वो मैं वहां शुरू करने वाला हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वहां अटेंड करिएगा। और इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोरोना काल में हैं और आप बाहर नहीं जा सकते, और आप ऑनलाइन लर्निंग के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म से, जो कि है अनअकैडमी, उससे जुड़ चुके हैं। और अगर आपको और बेहतर प्रिपरेशन करनी है सो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हैं तो आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। और इस सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। तो आप लोग जान लीजिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, कोर्स का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। अब पता चला मैं इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तुमको पहले करा देता और तुमको केमिकल बॉन्डिंग समझ ही नहीं आती, समझ आता कुछ। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है उसके लिए असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है, जो लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से यहाँ किया जाता है। और गलती से आपकी तबीयत बिगड़ती है, क्लास मिस होती है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ओके, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है, मेरा कोड यूज करना है SHUBH, और 2 साल या फिर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना। इससे कम का सब्सक्रिप्शन लेना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं प्लीज़ ले लें और मेरे कोड को यूज़ करते हुए लें। और जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं वो अपने जानने वालों को, वो जिस भी कोर्स में लेना चाहता है अनअकैडमी में एडमिशन, वो मेरे कोड को यूज़ करके करें। ठीक है, तो ये आपके लिए और सबके लिए बेनिफिट होगा, मेरे लिए भी बेनिफिट होगा, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ही, है ना। क्योंकि जो सोर्स है वही जब अच्छा नहीं रहेगा, वही खुश नहीं रहेगा, तो फिर जो कंज्यूमर है वो कैसा रहेगा। वो सब छोड़ो, जाने दो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का डिस्कशन कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
तो विच वन इज करेक्ट रिलेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैसेस। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सीरीज है ये 1 घंटा 50 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो क्वेश्चन है फटाफट आंसर करते चलो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2 सीरीज कर चुके हैं इस पे, ठीक है। तो देखो रियल गैस के लिए हमने क्या बताया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता था आइडियल गैस के लिए, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस आई थी अपने केटीजी के एजम्पशन से, और केटीजी के एजम्पशन में 2 गलतियां थी। वो 2 गलतियां क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला और साइज वाला, ठीक है। तो उनको करेक्ट करने के लिए क्या किया गया था, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हुआ था, और V माइनस एन बी करना पड़ा था, जो कि इज इक्वल टू एनआरटी आता था। तो ये हमारा रियल गैस इक्वेशन था। और 1 मोल के लिए अगर चलते हो तो आप n की वैल्यू क्या कर दोगे, 1 रख दोगे, तो ये हो जाएगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सो अपना फर्स्ट ऑप्शन एकदम साफ साफ दिख रहा है, करेक्ट होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि यहाँ पर एक फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है। सो व्हाट शुड बी द अदर फॉर्म, अदर फॉर्म्स भी हो सकते हैं इसके। जैसे अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इसी को आगे बढ़ाता हूं मैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम आर टी अपॉन वी माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी प्लस ए बाई वी स्क्वायर भी हो जाएगा, है ना। माइनस, सॉरी माइनस, ये माइनस होगा, प्लस इस साइड में है तो माइनस इस साइड में होगा। ओके, सो फरीद आपने 1 मार्क किया था ना, 1 गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पर बोथ 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ। मैं बार बार बोलता हूं कि दिमाग एकदम खुला रखा कीजिए, आसान से आसान क्वेश्चन आपको स्लिप करा सकता है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रियल गैस जेड शोज, ठीक है। अब सुनो, जेड के बारे में मैंने बताया था, जेड अगर 1 होता है, और जेड इज इक्वल टू होता क्या है, वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बाद में आता है, पहले ये होता है वी रियल अपॉन वी आइडियल। कि कोई गैस अगर आइडियल होती तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, और रियलिटी में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, उनके रेशियो को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। सो अगर मान लो जेड इक्वल टू 1 आ रहा है, तब तो वी रियल वी आइडियल बराबर, मतलब गैस हमारी क्या होगी, आइडियल होगी। और आइडियल गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल नहीं होती है, इनकंप्रेसिबल होती है। ओके, अगर मान लो जेड ग्रेटर देन 1 हो गया, जेड ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हुआ कि वी रियल ज्यादा है, रियलिटी में गैस के मॉलिक्यूल जितने पास होने चाहिए थे उससे दूर दूर है। उससे दूर दूर होने का मतलब यहां पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अगर जेड ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब होता है देयर इज रिपल्सिव फोर्स ऑपरेटिव बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, एंड इफ रिपल्सिव फोर्स इज ऑपरेटिव, कोई 2 चीजें एक दूसरे से भाग रही हैं, आप उनको पास ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। सो यानी कि जेड अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो लेस कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। और अगर जेड लेस देन 1 हुआ, जेड लेस देन 1 होने का मतलब हुआ कि रियल गैस का वॉल्यूम और भी कम हो गया। अगर वॉल्यूम और भी कम हो गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। इसको निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। निगेटिव डेविएशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस आर देयर, ठीक है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर वहां पर हैं तो वो कंप्रेस होने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर कंप्रेस करने में हेल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर कंप्रेसिबल, है ना। सो भैया देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, जेड इज लेस देन गैस इज लेस कंप्रेसिबल। नहीं, जब जेड लेस देन 1 होता है तो मोर कंप्रेसिबल होती है, यानी कि ये गलत है। जेड इज ग्रेटर गैस इज मोर कंप्रेसिबल, नहीं, जब ग्रेटर होगा तो लेस कंप्रेसिबल। जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर एन आइडियल गैस, नहीं, जेड इज इक्वल टू 1 होता है। पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस, एकदम सही। हाँ, जेड अगर लेस देन 1 होगा तो उसको निगेटिव डेविएशन बोलते हैं, और निगेटिव डेविएशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं फरीद। ओके, आई होप सबको ये समझ आया होगा। इस पे थ्योरी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स तो इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी बहुत कंसेप्चुअल है, और थ्योरी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, तो इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा। हाँ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो मैंने बोला था एनसीईआरटी जो होती है आपकी, वो गागर में सागर होती है। गागर में सागर का मतलब उसमें हर एक चीज दी हुई है, बस आपकी नजर होनी चाहिए समझने के लिए, ठीक है। जो जितना अच्छा समझ लेगा, तो एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में। हर एक रियल गैस के लिए ग्राफ ऐसा आता है, फॉर एवरी गैस the graph is of this nature, but for hydrogen and helium nature of graph is this. आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में जाके ये, ठीक है। सो
हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैस हैं जो कभी भी निगेटिव डेविएशन नहीं शो करती, वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनका साइज इतना स्मॉल होता है ना, पता है ना, जब दो चीजें पास पास आती हैं तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाती हैं तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस काम करने लगते हैं। सो ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना, the gas molecules are so much close to each other that there is the operating force of repulsion, है ना। तो इनमें हाइड्रोजन और हीलियम में रिपल्शन काम करता है, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन होता है। बाकी ये अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये सब है, ये सब आपके ये वाला नेचर शो करेंगे, पहले डिप फिर इसके बाद हाई राइज पे जाते हैं। तो हाइड्रोजन ऐसा होगा जो हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ऑप्शन में हीलियम भी अगर हो सकता था तो हीलियम भी करेक्ट होता। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि कौन सा सबसे ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन, सो भाई जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा निगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो उसमें ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स गैस इक्वेशन विल बी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा भैया आपका, नॉन जीरो अगर होता है ना, अगर जीरो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। और ये कह रहा है कि केवल और केवल हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंट कर रहे हैं, साइज वाले फैक्टर को नहीं काउंट कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर काउंट करोगे तो करेक्शन प्रेशर में करना पड़ेगा, साइज को कंसीडर कर ही नहीं रहे तो वी में करेक्शन करने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, है ना, या फिर इज इक्वल टू एन आर टी बाई बी। इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा पी वी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी। ये होगा आपकी रियल गैस इक्वेशन में। अगर हम केवल, ये कह रहा है कि केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर काउंट करें, है ना, आप आइडियल गैस इक्वेशन में दो करेक्शन करते हो ना, दो करेक्शन करते हो तब वो रियल गैस इक्वेशन आती है। अगर केवल और केवल अट्रैक्शन वाला करना हो तो ये आएगी। ठीक है, तो ये केवल और केवल अट्रैक्शन के लिए पूछ रहा है। क्या लास्ट साइड में क्या नहीं समझ आया आपको? लास्ट स्लाइड में मैंने ये बोला कि पॉजिटिव डेविएशन केवल हाइड्रोजन शो करेगा। अगर जो है ये पूछता कि केवल और केवल निगेटिव डेविएशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सो निगेटिव डेविएशन हाईएस्ट किसमें होता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा लगेगा, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ किसमें लगेगा, अमोनिया में लगेगा। तो वो था मेरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। At what temperature the RMS velocity of oxygen will be same as that of methane at 27 degree Celsius? ठीक है, तो VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 3RT/m, है ना भैया। सो कह रहा है कि VRMS दोनों की सेम होनी है। तो VRMS ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3R कितने टेम्परेचर पे होगा, T नहीं पता है, और मोलर मास कितना होता है 32 होता है। और मैं बोला हूँ, देखो ध्यान रखना कि कैलकुलेशन के टाइम पे ये किलोग्राम में होना चाहिए, तो 32 इंटू 10 टू भले कट जाएगा लेकिन करेक्ट प्रैक्टिस हमेशा रखिए आप। ठीक है, ये लिखना सही रहेगा। और VRMS ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट 3R और T कितना 27 डिग्री सेल्सियस माने 300 केल्विन। RT/m और क्या बोलते हैं, मीथेन का कितना होता है 16 होता है, तो 16 इंटू 10 टू द पावर -3 कट जाएगा, वो अलग बात है। गिवन है कि दोनों बराबर हैं, CH4 है ना, गिवन है दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3RT अपॉन 32 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3R इंटू 300 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर -3। आप दोनों सॉल्व कर लोगे तो 3R से 3R कट जाएगा, 10 पावर -3 से 10 पावर -3 कट जाएगा, और दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा T/32 इज इक्वल टू 300/16, 2 टाइम्स कट गया तो T इज इक्वल टू आ गया हमारा 600 केल्विन। तो 600 केल्विन वो टेम्परेचर होगा जिस पे हमारे मेथेन का जो 27 डिग्री सेल्सियस पे VRMS है वो ऑक्सीजन के VRMS के बराबर होगा। सो द आंसर इज 600 केल्विन। ओके,
आई होप सबको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The temperature at which the root mean square velocity of SO2 molecule is the same as that of oxygen at 27 degree. Similar question जैसा पिछला क्वेश्चन था एकदम वैसा ही है। So VRMS of SO2 क्या लिखा जाएगा? 3RT by M कितना हो जाएगा यार? 64 हो जाएगा, है ना, वो कैंसिल ही हो जाना। 3R इंटू 300, ऑक्सीजन कितना है? 32 है ना। सो ये भी टी कितना आ रहा है? ये भी टी आ रहा है 600 केल्विन आ रहा है ना। देखो सॉल्व करने पे यही आएगा ना, 32 टू टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 600 केल्विन कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, और ये आता है 327 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस था कि ऑप्शन में टेम्परेचर की यूनिट अलग दी हुई थी। आज मैं ये वेलोसिटी वाले सारे क्वेश्चन करा डालूंगा, ठीक है, इससे मैं इस वाले स्लाइड में कराए। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी एट 927 डिग्री सेल्सियस विल बी, है ना भाई। सो कह रहा है, देखो कोई गैस है, उसका V1 दिया हुआ है, V एवरेज 1 0.3 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 8RT बाई पाई एम, ये हो जाएगा 8R 300 अपॉन पाई एम। गैस इज सेम, ठीक है। सो V2 क्या हो जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हो जाएगा 8R 927 का मतलब 1200 केल्विन और पाई एम, है ना। सो यहां से V1 बाई V2 क्या आ गया? 8R से 8R कैंसिल हो गया, अंडर रूट में ही रहेगा सारा कुछ, और पाई एम से पाई एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 300 डिवाइडेड बाई 1200, है ना। ये आ जाएगा अंडर रूट 1/4 यानी कि 1/2। सो जो तुम्हारा V2 होगा वो 2V1 हो जाएगा, और 2V1 का मतलब 2 इंटू 0.3 यानी कि 0.6 मीटर पर सेकेंड। 0.6 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। सभी लोग ओके हैं? हाँ या ना में तो कम से कम जवाब दे दो यार, हैं? इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ाओ, 2 लोग पढ़ते हो आगे खाली। हाँ चलो देखते हैं। At what temperature will the total kinetic energy of 0.3 mole of helium be same as the total kinetic energy of 0.4 mole argon at 400 Kelvin? तो कल मैंने बताया था कि देखो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। सो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 nRT होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? केवल 3/2 RT होता है। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। सो हियर इज इट इज टॉकिंग अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि हीलियम का दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 3/2, और कितना मोल है? 0.3 मोल है। आर व्हाट टेम्परेचर? टी नहीं पता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन दे रखी कितनी? 3/2, नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.4 आर, और 400 केल्विन पे। करा कब ये दोनों बराबर हो जाएंगे? तो इक्वेट कर दो दोनों काइनेटिक एनर्जी, अगर हम बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 0.3 RT इज इक्वल टू 3/2 0.4 R इंटू 400। तो 3/2 से 3/2 कट गया, R से R कट गया, है ना, और ये बाई 10 से बाई 10 कट गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये हो जाएगा 1600 बटे में 3 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 533 के 3.33 केल्विन आएगा, है ना। सो नियरेस्ट आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन 1, 533 केल्विन पे ये सारी चीजें होंगी। ओके, क्लियर हो सब लोग? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन प्यारा है, कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू डिफ्यूज थ्रू अ स्मॉल होल वाज 2 मिनट। ठीक है, कुछ अमाउंट था गैस का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा इसका? वो जो अमाउंट था y2 पर, मतलब उतना मोल पर मिनट, अंडर सिमिलर कंडीशन
एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस took 5.65 minutes to pass. The molecular mass of the gas is. ठीक है, तो देखते हैं. तो let us say molar mass of the gas is m. And V ml of the gas was diffused. ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा इस गैस का? x मान लेते हैं इसको. तो Rx अपना हो जाएगा V ml पर 2 मिनट, है ना, पर 2 मिनट. तो ये हो जाएगा ml पर मिनट. यूनिट पे चिंता मत करो, बस दोनों यूनिट सेम होना चाहिए. और गिवन है कि ऑक्सीजन का सेम अमाउंट यानी कि VML 5.65 मिनट में पास हो गया. तो इसका मतलब इसका कितना था? ये था. अब भैया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट मोलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? और ये क्या दे रखा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन क्या दे रखी है? V by 5.65 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये 2 इज इक्वल टू अंडर रूट m by 32 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. V से V कट गया, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5.65 इज इक्वल टू अंडर रूट m by 32. तो सही है ना सब कुछ? हाँ जी बिल्कुल सही है. तो जब हम 2/5 देखो काइनेटिक एनर्जी, ऋषिका, काइनेटिक एनर्जी जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है तब मोल की जरूरत नहीं पड़ती. टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो n था वो मोल था, क्योंकि nRT लिखे थे तो वो पर मोल मोल के टर्म्स में आएगा. अगर वही nKT लिखा होता तो वहां n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है. ठीक है, वो मैंने पहले वाले में बता दिया था, एक बार ध्यान से देखना. ओके, देखो तो इसको जरा कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है? अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 5.65 करते हैं सो ये आता है करीब करीब 0.353 इज इक्वल टू अंडर रूट m by 32. सो m by 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.53 का स्क्वायर और 0.353 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.125 के आसपास. तो इसलिए m अपना कितना आ जाएगा? 32 इंटू 0.125, है ना, 32 इंटू, सो ये आ जाएगा 4, m विल बी 4. सो यानी कि हमारी जो गैस है उसका मोलर मास गिवन डेटा के बेसिस पे क्या आ गया है? 4 ग्राम पर मोल आ गया है. सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट. सभी को समझ आया ये क्वेश्चन? नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं. बोलिए भाई, हाँ या ना बोलिए ना. सभी को आया ये समझ में? यस और नो? ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई सबको आई है समझ में? देखो यहाँ क्या दिया हुआ था, ये कोई गैस दी हुई थी, उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ था, तो हमने मान लिया V लीटर डिफ्यूज हुई, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन V by 2 ml पर मिनट हो जाएगी. और ऑक्सीजन का सेम वॉल्यूम 5.65 मिनट में हुआ था. देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो, है ना, कि ये देखो V ml ऑफ हम मान लेते हैं गैस X का 2 मिनट में डिफ्यूज हुआ, तो X गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया? V by 2 ml पर मिनट. कह रहा ऑक्सीजन का सेम वॉल्यूम मतलब V ml ही 5.65 मिनट में डिफ्यूज होता है, तो ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया? V by 5.65 ml पर मिनट, है ना. तो अब क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स क्या होता है? अंडर रूट m2 by m1. तो हमने मोलर मास m माना था, x का m by 32 हो जाएगा. अब रेट ऑफ डिफ्यूजन की ये वैल्यूज को यहाँ मैंने पुट कर दिया, सॉल्व करने पे देखो ये m इज इक्वल टू 4 आ गया. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा.
अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़े। फरीद आया समझ में तुमको? आया ना? बोल दो यार जल्दी से। ओके, सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स द आरएमएस ऑफ नाइट्रोजन। देखो यहाँ कंडीशन दी हुई है, यही सब तुरंत नोट कर लिया करो। कंडीशन गिवन, गिवन कंडीशन इज कि वी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू √7 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस नाइट्रोजन। कह रहा है इफ टी इज द टेम्परेचर ऑफ गैस देन, है ना? तो भाई वी आर एम एस ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? √3 RT/m मतलब 2, ये हो जाएगा √7 √3RTN2/28। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो 3R से 3R कट जाएगा ना, 3R से 3R कट जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा T ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 T ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 28। 7 4 जा 28 एंड 2 2 जा 4, तो क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो ये कब ट्रू होता है? इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है वो नाइट्रोजन के टेम्परेचर से कम है। ठीक है, यहां से हमने ये एनालॉजी लगाई क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ? TH2 इज लेस देन TN2 होगा, तो TH2 इज लेस देन TN2, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। सबको एक्सप्लेनेशन समझ आया इस क्वेश्चन का? देखो ये बहुत प्यारी प्यारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और बहुत आसानी से हो रही हैं। आ गया सबको समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, इफ प्रेशर ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, प्रेशर क्या किया गया? 4 गुना बढ़ा दिया गया, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। रिमेंबर इन माइंड कि टेम्परेचर क्या किया गया? कांस्टेंट रखा गया है। सो द आरएमएस वेलोसिटी विल बी, आप टेम्परेचर नहीं बदलो कुछ होगा, है ना? नहीं होगा, तो आरएमएस वेलोसिटी विल बी सेम। तो आंख बंद करके करने वाला ये क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा समय बच गया। आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं समझ आ गया है वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। पिछला क्वेश्चन समझ आया ना सबको? चलो देखो, कह रहा है द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था, टोटल काइनेटिक एनर्जी जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का महत्व होता है। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो भैया तुम क्या लियो? मीथेन लियो 8 ग्राम। सो 3/2, 8 ग्राम मीथेन का मतलब 8/16 मोल्स। आर की वैल्यू जब जूल में चल रहा है 3.14 रखोगे, और केल्विन में रखना है तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 होता है। तो ये हो जाएगा 8 2 जा, है ना, तो ये 3/4 इंटू 8.314 इंटू 300 जूल्स, ये कितना हो जाएगा टोटल? ये सॉल्व कर लो। सर आप कहाँ चले गए थे? मैं यहीं था भाई, मैं कहाँ चला जाऊंगा? रुको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको जरा। कितना आता कैलकुलेट करने पर? ये हो जाएगा 9 इंटू 831.4 डिवाइडेड बाई 4। सो ये आ रहा है 1870, 1870.65 जूल्स। गुड़ा गणित वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, केमिस्ट्री इसमें बहुत कम लगी थी।
सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कैसे ये 1875 आया। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा था, सो ये आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर एक चीज और इंपॉर्टेंट यही बता देता हूं लगे हाथ, इसी में और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यही पूछ लेता, बस क्वेश्चन में एक चेंज करना था कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन, सब कुछ करके यहीं बस एवरेज लिख देता। तो एवरेज लिख देता तो आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा सीधा टेम्परेचर का यूज करना था। समझ आई बात? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ना पूछ करके अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा होता तो क्या करना है, सबको समझ आ गया होगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी का प्रॉब्लम है ये। थ्योरी अच्छे से पढ़े हुए हो तो ये हो जाएगा, नहीं पढ़े हुए तो नहीं होगा ना। और बहुत इजी है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। सो ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक बार मैं खुद से बना के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और उनके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच ड्रॉ किया जाता है, जो कि ऐसा आता है जैसा कि आपको इसमें दिया हुआ है ना। ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है। अब इसमें जो हाईएस्ट पीक होती है ना, हाईएस्ट पीक जो होती है, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन जिस वेलोसिटी मॉलिक्यूल जो पॉजेस करते हैं उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक पे जो वेलोसिटी होती है उसकी उसको हम क्या बोलते हैं? वीएमपी, है ना। और जो सबसे राइट होती है उसको हम बोलते हैं वीआरएमएस, और बीच में होती है थोड़ी सी आगे वीएमपी से, इसको बोलते हैं वी एवरेज। ठीक है, सो आपको यहां पूछ रहा है कि ये पीक पे किसकी क्या है, ये पीक पे। तो पीक जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पीक होगा, उस पीक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, and the velocity possessed by maximum fraction of molecule is nothing but most probable velocity, and most probable velocity of a molecule is given by 2RT/m, nothing else. VRMS कैसे दिया जाता है एक बार फिर से देख लो, √3RT/m। V एवरेज कैसे दिया जाता है? √8RT/m। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होता है? VRMS। सबसे राइट में VRMS होता है, बीच में दूसरे नंबर पे वी एवरेज होता है, सबसे कम वैल्यू होती है वीएमपी की, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसेस करते हैं। सो अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। करेक्ट टीसी एंड पीसी ऑफ अ गैस आर 400 केल्विन एंड, तो टीसी दिया हुआ है कितना? 400 केल्विन, और पीसी कितना दिया हुआ है? पीसी दिया हुआ है 41 एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है वीसी कितना होगा, है ना भैया। सो आप लोगों को कल मैंने बताया था एक चीज, अगर ध्यान हो तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि VC इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB, है ना। PC इज इक्वल टू A अपॉन 27 RB स्क्वायर, है ना। और VC इज इक्वल टू क्या होता है? 3B होता है ना। तो वही PC VC इज इक्वल टू R वो आता है ना, NRTC, या सीधा सीधा कर सकते हो ZC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PC VC अपॉन RTC। और ZC हमेशा क्या होता है? 3/8 होता है, कल ही बताए थे। PC कितना दे रखा है? 41 दे रखा है, और VC निकालना है R, और TC कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। तो 8 से काट दो, 50 हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा। 150R डिवाइडेड बाई 41, सीधा सीधा इससे भी हो जाएगा, नहीं तो वैल्यूज को पुट करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये ZC मैंने कल बताया था कि किसी भी रियल गैस का जो क्रिटिकल वो होता है, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, वो हमेशा 3/8 होता है। और 3/8 का मतलब हुआ लेस देन 1 होता है, और लेस देन 1 का मतलब ये हुआ कि कोई भी गैस जब क्रिटिकल कंडीशन में होती है तो उसके बीच कौन सा फोर्स लग रहा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। और क्रिटिकल कंडीशन में कोई भी गैस, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी शो कर रही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर अपना 150R डिवाइडेड बाई 41 आ रहा है। सो आंसर हो जाएगा 150R बाई 41, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बी वॉन्डरवॉल कांस्टेंट होता है,
ए और बी दोनों ही यहाँ पर वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं। सबको आ गया समझ में ये क्वेश्चन? बढ़ते हैं आगे। बॉयल्स टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर्स आर रिलेटेड, ठीक है। टी आई इज इक्वल टू 2a अपॉन आरबी और टी बी इज इक्वल टू a अपॉन आरबी होता है, तो ये हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आप लोग ये होमवर्क है, होमवर्क है, कम से कम कहीं से भी सर्च करोगे कि इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू और बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, ओके। ये आप लोगों का होमवर्क, और कैसे डिराइव किया जाता है मैं मतलब और बेटर एक्सप्लेनेशन तुमको आ जाएगी कि P प्लस ए बाई वी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है ना, बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, एक मोल के लिए रखो। और ये मान लो टी बी बॉयल्स टेम्परेचर है, तो बॉयल टेम्परेचर पे पीवी और एनआरटी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बताओ, मैं बता दूं कि ये बॉयल टेम्परेचर कैसे आता है, यस या नो जल्दी बताओ, तो मैं बताऊंगा वरना नहीं बताऊंगा। क्या सबको जानना है टीबी कैसे निकलता है, बॉयल टेम्परेचर कैसे आता है? नहीं जानना है, चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू वंडर वॉल का अभी कुछ देर पहले लिखा था मैंने, 8a अपॉन 27 आरबी, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जानना है कैसे आता है वंडर वॉल ये वाला, देखो यहां मैं बता रहा हूं कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है। तो बॉयल टेम्परेचर एट बॉयल टेम्परेचर टीबी लिख दें, पीवी इज इक्वल टू एन आरटी या आरटी फॉर 1 मोल, होगा, एक मोल के लिए हो गया। तो देखो अब इसको थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। पी फॉर 1 मोल आपकी जो रियल गैस इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, है ना, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, ओके। और बॉयल टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर को टीबी बोलेंगे हम। तो अब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, पीवी माइनस पीबी, है ना, प्लस ए बाई वी माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी बी, होगा कि नहीं होगा। और हमने अभी अभी जाना कि पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो पीवी और आर टी कट जाएंगे ना इस टेम्परेचर पर, और पीवी और आर टी अगर कट गए तो पीवी और आर टी अगर कट गए तो बचा क्या आपका, माइनस पीवी प्लस ए बाई वी माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए बी बाई वी स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज ए एंड बी आर वेरी स्मॉल, सो वेरी स्मॉल, इनको सम करेंगे तो ये नेग्लिजिबल होगा। सो इसलिए ये कंक्लूड हो गया, ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, पी बी माइनस ए बाई वी इज इक्वल टू 0। सो यानी कि पी बी इज इक्वल टू ए बाई वी, यानी कि पी वी इज इक्वल टू ए बाई बी, और अभी अभी हमने पढ़ा पी वी इज इक्वल टू आर टी बी, ए बाई बी, इसका मतलब बॉयल टेम्परेचर क्या हो गया, ए अपॉन आर बी हो गया, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर, है ना, दिस इज द डेरिवेशन फॉर बॉयल टेम्परेचर। तो अब आपसे कोई पूछे बॉयल टेम्परेचर क्या होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, आप तो ड्राइव करके भी दिखा सकते हो कि भैया बॉयल टेम्परेचर ए अपॉन आर बी होता है, और ये 100% सत्य बात है, ठीक है। और टी आई डबल होता है, टी आई की वैल्यू होती है, इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू होती है 2a अपॉन आर बी, ठीक है। ये कभी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे, अगर मौका मिला, ठीक है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर जब पढ़ा दूंगा तब इसके बाद मैं ये डिराइव करके बताऊंगा। तो टी आई इज इक्वल टू डबल होता है बॉयल टेम्परेचर का। तो बॉयल टेम्परेचर मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सबको आया समझ में, यस या नो लिख दो भाई, जैसा भी लगा हो, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। सभी लोग समझ गए कि खाली ऋषिका समझी है बस? गुड। तो दिस इज केमिस्ट्री ना, मतलब केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं रटने उठने वाला है, मतलब देखो कितना मजा आ रहा है, समझते रहोगे चीजों को तो बहुत मजा आएगा। और प्लीज अब मैं ऑर्गेनिक भी पैरेलली स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि खाली फिजिकल में ही घुसे रहेंगे ना तो तुम लोग समझोगे सर खाली फिजिकल पढ़ाते हैं।
हम पैरेलली प्लस सब्सक्रिप्शन पे स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल वाले टर्म में एकदम मतलब मजा लेते हुए पढ़ेंगे, रटना नहीं है, फिर ऑर्गेनिक भी नहीं रटना है ना। वहां हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज शुरू करते हैं, तो सब लोग वहां आ जाना जरूर, ठीक है। चलते हैं आगे। ये वाला करा दिए थे 8A/27 RB, ये तो याद ही था। और सुनो, अगर कभी समय मिला हम लोगों को स्पेशल क्लास में, कभी जो स्पेशल क्लास होगी वहां मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि टीसी पीसी और बीसी, टीसी पीसी और बीसी आता कैसे, ये भी रटना नहीं होता है ना। कभी समय रहा अगर हमारे पास, या फिर आज की ही क्लास में अगर 10 मिनट का समय बचेगा तो मुझे तुम लोग याद दिलाना, मैं ये करा दूंगा तुम लोग को कि टीसी और पीसी और बीसी आता कैसे। ओके, या तो फिर स्पेशल क्लास में कभी कर लेंगे। अगर मन हो तो बताना, जानना चाहते हो तो, नहीं जानना चाहते हो भैया तो रट लो बैठ के, और क्या। चलो, देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, कल मैंने समझाया था कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी हाइट कम होती है और वो हाइट जो है आगे की तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, T1 T2 T3 में हाइट कम होती जा रही है और आगे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, यानी कि T3 ग्रेटेस्ट है यहाँ पर, T2 दूसरे नंबर पे है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वो टेम्परेचर सबसे कम होगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है, जहां पर T1 सबसे छोटा हो, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। A spherical balloon of 21 centimeter diameter is to be filled up with hydrogen at NTP from a cylinder containing a gas at 20 atmosphere at 27 degrees Celsius. The cylinder can hold 2.82 liter of water. The number of balloons that can be filled up. वाह, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। कह रहा एक बैलून है ना, स्फेरिकल बैलून। थोड़ा यहाँ जगह कम लग रही है मुझे, करके बताना पड़ेगा इसको सॉल्व करके। सब लोग कैलकुलेटर्स के साथ तैयार रहो, समझे। थोड़ा जगह बांट देता हूँ मैं ताकि अपने आप को हम लोग यहाँ पर स्पेस दे सके। कह रहा है स्फेरिकल बैलून, इसको हाइड्रोजन से भरना है। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ वन बैलून निकालना पड़ेगा। सिंस बैलून इज स्फेरिकल तो क्या होता है, 4/3πr³ होता है ना भैया। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बैलून का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3πr³। 21 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 21/2 रेडियस हो जाएगा, 21/2 21/2 21/2 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम। देखो हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, तो अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लास्ट स्टेप में जाके सिंप्लीफाई करेंगे। अभी जितना ज्यादा ऐसे ही लिख सकते हैं वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन बैलून, है ना। अब इसको हाइड्रोजन गैस से भरना है फ्रॉम अ सिलेंडर कंटेनिंग द गैस। अब गैस कितने पे रखी हुई है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन सिलेंडर। हाँ भैया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन सिलेंडर कितना है, 20 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितने पे रखा हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन पे रखा हुआ है। एंड द सिलेंडर कैन होल्ड 2.82 लीटर ऑफ वाटर। मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम है 2.82 लीटर। लैंग्वेज समझना, ये दूसरे शब्दों में बताया है तुम्हें कि सिलेंडर का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं बताया है, ये बोला है कि सिलेंडर में इतना पानी भरा जा सकता है, तो मतलब सिलेंडर में उतना ही पानी भरा जा सकेगा ना जितना उसका वॉल्यूम होगा। सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2.82, तो भरा पड़ा है ये पूरा। सो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT। सो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर कितना है यार 200, और वॉल्यूम कितना है 2.82 लीटर डिवाइडेड बाई RT। अब ये देखो, ये एटमॉस्फेयर में, ये लीटर में, तो R की वैल्यू क्या रखी जाएगी 0.0821, और टेम्परेचर कितना 300 है, ठीक है। सो दीज आर द मोल्स। तो कितने मोल्स आ जाएंगे, जल्दी से कैलकुलेट करो इसको। देखो भैया कितने मोल्स आ रहे हैं,
मोल्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 200 मल्टीप्लाइड बाई 2.82 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 0.0821। सो ये जो आ रहा है आपका 22.89 मोल आ रहा है ना। तो इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एट एनटीपी, याद करो मोल कंसेप्ट। एनटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते थे, मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करते थे ना, इतने लीटर आ जाएगा, इतने लीटर आ जाएगा। एमएल में, ये वाला एमएल में दिया हुआ है तो एमएल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 22400 इंटू 22.89 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसलिए नंबर ऑफ बैलून्स क्या हो जाएगा, विच कैन बी फिल्ड, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बैलून, है ना भाई। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ रखा है, 22400 इंटू 22.89 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 21/2 इंटू 21/2 सॉल्व कर लीजिए। तो ये 7 3 21 होता है, तो ये कट जाएगा, 2 2 4 होता है तो ये कट जाएगा, है ना। सो ये आ गया अपना 2 से ये 11 हो गया। ये अल्टीमेटली आ रहा है 22400 मल्टीप्लाइड बाई 22.89 होल डिवाइडेड बाई 11 इंटू 21 इंटू 21, है ना। देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 22400 इंटू 22.89 divided by 11 divided by 21 divided by, so the cylinder can hold to a number of balloons that can be filled up. तो अरे यार, नंबर ऑफ मोल्स हमने 10 टाइम ज्यादा निकाल दिया, 20 था ना यार, ये 20 था 20 था तो ये 2 पॉइंट एक पॉइंट बस कम कर लो हर जगह, एक सेकंड। तो ये करीब करीब ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 10.5, है ना। तो आंसर 11 नहीं लिखेंगे, अब देखो ये सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है, अब ये आंसर कितना आ रहा है 10.5 आ रहा है, तो आधा गुब्बारा तो भरोगे नहीं, तो यानी कि 10 बैलून्स कैन बी फिल्ड, ठीक है। 10.5 10.5 गुब्बारे नहीं भरे जा सकते, तो बहुत लोग 11 मार्क करके चले आएंगे, 11 नहीं मार्क करना है क्योंकि गैस सफिशियंट नहीं है, तो 10 ही है जो भरे जा पाएंगे। सो 10 विल बी द आंसर, ठीक है। अब सब लोग को समझ आ गया ये कैसे होगा, आई होप क्लियर होगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है कि what is the correct increasing order of liquefiability, so greater the value of A, अनुराधा, आप पहली बार आए हो क्या अनुराधा, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे देखो टेलीग्राम पे मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। मैंने सारे लेक्चर सीरीज का डाल रखा है, ठीक है। तो ग्रेटर द ए वैल्यू
दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर द लिक्विडिटी। तो सबसे अच्छी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किस केस में होगी, यहाँ पर वो देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें स्लाइड वो मूव करता है ना बॉन्ड, तो नाइट्रोजन में उतना ज्यादा नहीं होगा, हाइड्रोजन तो एकदम नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। देखो कह रहा है कि 4 ग्राम आर्गन in a bulb at a temperature of T Kelvin has a pressure of P atmosphere. When the bulb was placed in a hot bath at a temperature 50 degree Celsius more than the first one, 50 डिग्री सेल्सियस मोर देन द फर्स्ट वन, मतलब अगर पुराने वाले का T था तो इसका 50 नहीं है, इसका T प्लस 50 है। ओके, 0.8 ग्राम ऑफ गैस हैड टू बी रिमूव्ड टू गेट द ओरिजिनल प्रेशर, सो T इज इक्वल टू, समझ आई बात। तो कंडीशन वन देखो, देखे चलते हैं। अरे यार, कंडीशन वन, पहली कंडीशन में कह रहा है नंबर ऑफ मोल कितना है 4/40 मोल, यानी कि 0.1 मोल है ना। T टेम्परेचर P प्रेशर पे है तो PV इज इक्वल टू nRT लगा दो, है ना। PV इज इक्वल टू nRT, तो P है, V वही रहेगा, N 0.1 है, R और T मान लो। और कंडीशन 2 में कह रहा है कि प्रेशर हम सेम रखना चाहते हैं, मतलब P रखना चाहते हैं, कंटेनर वही है तो वॉल्यूम वही होगा, तो 0.8 ग्राम गैस निकालना पड़ता है। तो भाई 4 में से 0.8 निकाल दोगे 3.2 बचेगा, भाई 40 इतने मोल रहेगा, R ही रहेगा। और टेम्परेचर अब की बार T प्लस 50 हो गया है ना, 50 डिग्री सेल्सियस मोर देन द प्रीवियस वन। और जब टेम्परेचर चेंज पे बात करते हैं तो चेंज स्केल पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड 1 and 2 बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 RT इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाई 40 RT प्लस 50, है ना भैया। तो तुम्हारा R से R कट गया और ये इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 3.2, 4T इज इक्वल टू 3.2 T प्लस 50। तो इसको काटो तो कितना हो जाएगा यार, 10/90, 10/80, 10/80 इज इक्वल टू T प्लस 50। सो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा T/4 इज इक्वल टू 50, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 200 केल्विन। तो यानी कि T कितना था अपना, 200 केल्विन था, सबको आ गया होगा समझ में, T इज 200 केल्विन। सबको आया समझ में T, ये कैसे हुआ क्वेश्चन, इजी था, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए सबको समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लास्क कंटेनिंग एयर ओपन टू एटमॉस्फेयर, अगर कोई चीज ओपन टू एटमॉस्फेयर है तब इतना जान लेना, प्रेशर तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप्ड, है ना भाई। सो पीवी कांस्टेंट रह गया यहाँ पर, पीवी कांस्टेंट रह गया। सो हम जानते हैं ना पी वी इज इक्वल टू nRT। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इनिशियली मान लेते हैं N1 N मोल था तो P वही रहेगा, V वही रहेगा, N मोल था, R और T 300 था, PV सेम रहेगा, दूसरी कंडीशन में भी N डैश मान लेते हैं R, और ये कितना हो गया 500 हो गया। तो दोनों को अगर हम बराबर कर लें तो कितना आ जाएगा, 300 NR इज इक्वल टू 500 N डैश R, कट गया ये, और 100 से 100 कट गया। सो N डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/5N, 3/5N बचा हुआ, तो मतलब एयर एस्केप्ड कितनी हो जाएगी, एयर एस्केप्ड कितनी हो जाएगी, N माइनस 3/5N होगी ना, यानी कि 2/5N एस्केप कर गई। सो परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप्ड कितना हो जाएगा, 40%, यानी कि जब ऐसा गर्म किया गया तो 40% गैस क्या हो गई, निकल गई। तो ध्यान रखना कि कब एस्केप पूछता है और कब रिमेनिंग पूछता है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Equal mass of hydrogen, helium and air mixed in an empty container at 300 Kelvin. When the total pressure is 2.6 atmosphere, the partial pressure of hydrogen in the mixture is.
सो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टोटल कितना होगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 होगा, है ना। और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? XIPT। सो भैया हम अगर मोल फ्रैक्शन निकालें तो काम हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब सबके इक्वल मोल डाले गए हैं तो W मोल मान लेते हैं, तो W/2 हाइड्रोजन का मोल हो जाएगा, W/2 हाइड्रोजन का होगा, W/4 हीलियम का होगा और W/16 किसका मोल होगा? तुम्हारे ये क्या बोलते हैं, मीथेन का। तो इसको हम 8W/16 लिख सकते हैं, W/2 को 8W/16 प्लस 4W/16 प्लस W/16। तो 16 से 16 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 8W डिवाइडेड बाई 8 4 12 1 13 13W। So the mole fraction of hydrogen is coming out to be 8/13. So partial pressure of hydrogen कितना हो जाएगा? 8/13 into 2.6. So this is coming out to be 8 into 0.2 यानी कि 1.6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, so the answer is second option। प्यार से एक्सप्लेन किया गया है, कोई भी चीज मिस नहीं रहेगी, है ना। तो ये सबको समझ आया होगा, बोलिए भाई, सबको समझ आया ना? आया ना? जल्दी, सबको समझ आया है ना? देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग विस्कोसिटी। अब देखो भैया विस्कोसिटी आ गई, तो कह रहा है इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ टू फ्लो, एकदम सही कह रहा है। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, नहीं भाई, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी घटती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, गलत, ईटा से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लिक्विड थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, ठीक है। क्या CH4 का निकाल लेते हैं? CH4 का क्या निकालना है? CH4 का पूछा ही नहीं है ना, हाइड्रोजन का पूछा था, तो CH4 का निकालना होगा तो निकल जाएगा, है ना। 1/16 देखो जितना आ जाए, है ना, W/16 ऊपर कर देना, तो 1 तो उसका 1/13 आएगा, 1/13 तो उसका 0.2 आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सैचुरेटेड वेपर्स आर कंप्रेस्ड स्लोली एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम द वेपर प्रेशर विल बी। सो वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, सो ये रिमेन्स अनचेंज्ड। ये याद रखना, वेपर प्रेशर में बॉयल लॉ मत लगाने लगना, ठीक है। वेपर प्रेशर मतलब अगर मान लो मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल जब फुल्ली फिल्ड है लिक्विड से तब जो वेपर प्रेशर है, और बोतल में अगर एक पानी यहां लेवल पे है तब भी जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा बराबर होता है। वेपर प्रेशर डू नॉट चेंज विथ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि इस कमरे में मैं पानी भर दूं, अगर टेम्परेचर अगर सेम रखूं तब भी वेपर प्रेशर वही रहेगा जितना इस बोतल में वेपर प्रेशर है पानी का, अगर लिक्विड सेम है। सो लिक्विड का वेपर प्रेशर डू नॉट चेंज विद द वॉल्यूम, ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन सा चेंज होता है आपका? वो गैस का चेंज होता है, लिक्विड का नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज लिक्विड के केस में आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो आज का मैं यहीं पर खत्म करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर ही होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 4 होगा टुमारो 3 PM, ठीक है। और कल 4:30 बजे 4:30 PM पे स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, इक्विवेलेंट से रिलेटेड। सो प्लीज उसको अटेंड करिए आप लोग, ठीक है। स्पेशल वाले कोर्स में मैंने कल क्लास लेनी है इसकी, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट्स की, और कल 3 बजे मैं यही स्टेट्स ऑफ मैटर को कंटिन्यू करूंगा। PYQs कल 8 बजे होगा, PYQs स्टेट्स ऑफ मैटर का कल 8 बजे, PYQs टुमारो 8 PM, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर का। और देखो मंडे, आज की कितनी क्या है डेट्स मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट मंडे से शायद मैं जो ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन के हिसाब से सारे क्वेश्चन कराना आप लोगों के शुरू कर दूंगा स्पेशल वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक है।
सो अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी इस तरीके की सीरीज़ आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और ये सीरीज़ कंप्लीट तभी हो पाएगी जब मैं वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो में बनाने का मौका तभी मिलेगा जब आप लोग मेरा सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरे कोड को यूज़ करते हुए। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो प्लीज़ अपने जानने वालों में ये कोड को शेयर कीजिए, और अगर नहीं लिया है तो अभी जाके मेरा कोड लीजिए। आपको किसी भी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट मेरे चैनल पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके। और जो लोग अभी इस चैनल पे नए हुए हैं उनको बता दूं कि जितना मैं कराता जा रहा हूँ इस सीरीज में आप बस उतना ही करते जाइए, आपको कोई नई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज वहां से जाके कर लीजिए। कपिल ऑर्गेनिक मैं स्पेशल क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। और पूरी ऑर्गेनिक आपकी मैं ये ऐसे नहीं कराऊंगा हेलो एल्केन हेलो एरीन, मैं नेम रिएक्शन से पूरी आपकी ऑर्गेनिक खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग स्पेशल क्लास मेरी अगले हफ्ते से ऑर्गेनिक की वहां शुरू हो जाएगी। सो पैरेलली मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ और अलग अलग टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस एक सिंक्रोनाइज वे में कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, आप सच में पसंद कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, तो आप उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि मेरी ये मेहनत व्यर्थ ना जाए। ओके। सो फिर कल मिलते हैं, कल स्पेशल क्लास में हम लोग मिलेंगे 4:30 बजे, इक्विवेलेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 बजे हम लोग मिलेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। और 8 बजे कल हम स्टेट्स ऑफ मैटर के पीवाईक्यूज ही डिस्कस करेंगे, और अगले हफ्ते से हम ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर देंगे अपने स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आप वो बताने वाले थे, ठीक है यार रिश्का, अभी तो टाइम हो गया है काफी, 1 घंटे से ऊपर हो गया, ठीक है। तो फिर किसी क्लास में बता दूंगा, या मैं जब स्पेशल क्लास लूंगा तो वहां समझा दूंगा किसी दिन। अगर मेरा देखो 50 मिनट में ओवर हो जाता है ना, तो मुझे याद दिला देना, मैं करा दूंगा, 10 मिनट का काम है वो। ओके। ओके, तब तक आप लोग जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हाँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज ये यार ये बहुत जरूरी है, इस सीरीज के चलने के लिए ये कोड अप्लाई होना जरूरी है जो कि अभी एक भी जगह यूज नहीं हुआ है। तो प्लीज इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करो ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं अपनी चीजों को अच्छे तरीकों से, ठीक है। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय। कल बेटा 3 बजे है, 3 बजे भी है, 4:30 बजे भी है और 8 बजे भी है, ठीक है। तो टाइम टेबल नोट कर लो, 3 बजे और 8 बजे यूट्यूब पे है, और 4:30 बजे स्पेशल क्लास में है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहो यार ताकि इंकरेजमेंट मिले, और जाके फीडबैक फॉर्म जल्दी भरो सब लोग। रट्टा नहीं मारना मोनी, हाँ।